नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरबीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का कलाम का जो फाइनल टेस्ट 1 है वो देख रहे थे। 20 क्वेश्चन अपने भाग 1 में हो चुके हैं। अब हम जो है भाग 2 देखेंगे, ठीक है। और भाग 2 में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखेंगे। 20-20 के पार्ट में मैं आपको 5 भागों में पूरा का पूरा जो है पेपर करवा दूंगा। और उसके बाद में जो है इसका पूरा जो है आपको जो पीडीएफ है सॉल्यूशन की वो टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें मिल जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट है ये, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158(3) के क के अनुसार यदि 2 राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाले उपलब्धियां और भत्ते किस प्रकार प्राप्त होंगे, यानी कि वेतन और भत्ते जो है किस प्रकार से प्राप्त होंगे अगर 158(3) क के तहत वो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है। तो उसको जो आपका वेतन मिलेगा वो फिर राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुसार एक राज्यपाल के उपलब्धियों और भत्तों के बराबर, यानी कि राष्ट्रपति तय करेगा कि किस राज्य को कितना देना है और किस राज्य को कितना देना है, लेकिन उसको एक ही जो राज्यपाल के बराबर मिलेगा। बस भागों में बांट दिया जाएगा। और किसके द्वारा बांटा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी बात जो है आपका राज्यपाल जो है इसका वेतन, राज्यपाल का जो वेतन है आपका ये किस पर भारित होता है? तो ये जो है राज्य की संचित निधि जो होती है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन जो है आपका कितना है? वर्तमान जो वेतन है आपका वो है 3,50,000। कितना है? 3,50,000। और जब संविधान लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था, संविधान लागू होते टाइम जो आपका राज्यपाल का वेतन है वो मात्र 5500 रुपए था। कितना था? 5500 रुपए जब संविधान लागू हुआ था तब। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुसार एक राज्यपाल के उपलब्धि और भत्तों के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री को विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने गरीबों के कल्याण के लिए उनके मौलिक विचारों के सम्मान में भारत का रॉकफेलर कहा था? तो भारत का रॉकफेलर विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा है, उन्होंने किस मुख्यमंत्री को गरीब के कल्याण के लिए जो उनके मौलिक विचारों के सम्मान में जो है भारत का रॉकफेलर कहा था? तो उत्तर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। भैरों सिंह शेखावत के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 बार के सीएम हैं, 3 बार के सीएम, 3 नाम याद रख लेना। तीसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, तीसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, कार्यकाल वाले सीएम। इनसे ज्यादा सिर्फ अशोक गहलोत और मोहनलाल सुखाड़िया हैं, ठीक है, जो सर्वाधिक कार्यकाल इनका। और ये कार्यकाल 10 वर्ष 4 माह का रहा था, ठीक है। 3 बार सीएम थे। फिर इनके बारे में एक ध्यान में रखना है, ये प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके राजस्थान विधानसभा में, प्रोटेम स्पीकर, प्लस में 3 बार नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। 3 बार नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के जो नेता होते हैं वो रह चुके हैं। और इनको जो है रॉबर्ट जो आपका मैकनामारा है, उन्होंने भारत का रॉकफेलर किस कारण कहा था? तो इनकी एक योजना थी अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। इसके कारण जो है इन्होंने जो है भारत का रॉकफेलर कहा था इनको, ठीक। एक ये ध्यान में आपको रखना है। एक इनकी कृति है, एक रचना कह सकते हैं अपन, एक रचना है भैरों सिंह शेखावत की जिसका नाम है आपका चिंतन व अवधारणा, चिंतन और अवधारणा। तो एक ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी रहे थे, राज्यसभा सदस्य कहां से? मध्य प्रदेश से। इसके अलावा ये 11वें उपराष्ट्रपति, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। एक चीज और जो है मैं बता देता हूं इनके बारे में, जगह देख लेते हैं, यहां नीचे लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। एकमात्र उपराष्ट्रपति, एकमात्र उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति चुनाव आ रहे थे, राष्ट्रपति चुनाव आ रहे थे, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कोशिश की और वो हार गए। तो एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़े और हार गए, वरना वो जो जीते ही हैं जितने भी थे, ठीक है। 11वें उपराष्ट्रपति भी हैं ये, ठीक है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के संसद जो सदस्य रहे थे, हम कह सकते हैं सांसद रहे थे। और बिना मतलब विधानसभा सदस्य, बिना विधानसभा सदस्य सीएम बनने वाले पहले
यानी कि बिना जो है सदन का सदस्य होते हुए भी पहले सीएम बने थे कौन? भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में जो अशोक गहलोत भी बने थे और एक नाम और है जो आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब एग्जाम तब आपको जो है सेम ऐसे ही क्लासेज मिलेगी, साथ में जो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेज मैंने ले रखी है, आपको नए टॉपिक की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको अच्छे से देख लेना। राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सी समिति? पुस्तकालय समिति। सबसे पहले पुस्तकालय समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाएगी। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होगी और इसमें सदस्यों का कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह बात भी बिल्कुल सही है, 1 वर्ष का कार्यकाल और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। पुस्तकालय समिति के सभापति को मिलाकर 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो यह आपका क्या है? गलत है। 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी कि 10 सदस्य प्लस अध्यक्ष होगा, सभापति को मिलाकर 11 होंगे। ठीक है, फिर पुस्तकालय समिति के वर्तमान सभापति हरि सिंह रावत है, तो ये बात बिल्कुल सही है और ये भी सही है, तो ए व सी सही है। ठीक है, और यहाँ उत्तर हो जाएगा बी असत्य है। क्या है? बी असत्य। क्यों? क्योंकि ए व सी सत्य है। अब थोड़ा सा जो आपकी जो 4 वित्तीय समितियां उनको देख लेते हैं। कल परसों की क्लास में मैंने वैसे बता दिया था, जो 4 वित्तीय समितियां मैंने जो अलग से क्लास ली है विधानसभा की, उसमें वैसे जो है मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले अपनी है कौन सी? लोक लेखा समिति, जिसको जनलेखा भी कहते हैं, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा जो समिति है आपकी, इसके अध्यक्ष बता रहा हूं, एकदम ध्यान में रख लेना, टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। और ये वर्तमान में जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं। क्या है? वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष और टीकाराम जूली लोक लेखा समिति के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। दूसरी जो वित्तीय समिति है जिसका नाम है आपका प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन कै, सिर्फ समिति नहीं लिख रहा, इतना ही लिख रहा हूं, प्राक्कलन कै जो है इसके संदीप शर्मा है। कौन है? संदीप शर्मा। ठीक है, तीसरी जो आपकी वो हो गई प्राक्कलन समिति खै, और प्राक्कलन समिति खै जो है इसके हैं आपके बाबू सिंह राठौड़। कौन है? बाबू सिंह राठौड़। ठीक है, चौथी जो समिति है आपकी वो हो गई आपकी राजकीय उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति, और राजकीय उपक्रम समिति के हैं कालीचरण सराफ, कालीचरण सराफ। दूसरी बात, इन सभी समितियों में टोटल कितने होंगे? 15 सदस्य। टोटल मतलब अलग अलग 15 सदस्य होंगे हर समिति में, प्रत्येक में 15। ठीक है, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, यह भी ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, और आपकी पुस्तकालय समिति के हरि सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान यानी 28/5/2026 के संरक्षक इन चीफ कौन है? देखो, जो राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण है इसमें 2 चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो था संरक्षक, मुख्य संरक्षक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक होता है आपका कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, ये आपका कौन होता है? हाई कोर्ट जो होता है राजस्थान का, उसका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये तो फिक्स होता है आपका। लेकिन जो कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है ना आपका, ये फिक्स नहीं होता, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत या राज्यपाल द्वारा नामित न्यायाधीश, यानी कि कोई भी न्यायाधीश जो राज्यपाल द्वारा नामित है, चाहे सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, यानी जरूरी नहीं है कि सेवा में हो, वो अगर रिटायर हो रखा है तो भी चलेगा। लेकिन वर्तमान में क्या है आपके, जो आपके न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा है ना, यही तो क्या है? संरक्षक है और यही कार्यकारी अध्यक्ष है। कारण कि ये आपके राजस्थान हाई कोर्ट के फिलहाल क्या है? कार्यवाहक, एक मिनट, कार्यवाहक न्यायाधीश है, कार्यवाहक न्यायाधीश, जिसकी वजह से जो है राज्यपाल ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा था। लेकिन जो है अभी क्या हो गई, ये कार्यवाहक जो न्यायाधीश बनते ही जो है ये मुख्य संरक्षक भी ऑटोमेटिक बन गए, क्योंकि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होता है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में अनुचित माध्यमों की रोकथाम के लिए किए गए नवाचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आयोग द्वारा सितंबर 2024 से अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में लाइव फोटो कैप्चर करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। बिल्कुल सही है, लाइव फोटो की व्यवस्था सितंबर 2024 से स्टार्ट है।
की गई। फिर आयोग द्वारा अक्टूबर 2024 से प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड और वाटरमार्क लगाए जा रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर आयोग द्वारा नवंबर 2024 से परीक्षाओं में लिखावट का नमूना लिया जा रहा है, तो ये गलत है। ऊपर वाली दोनों सही है। आपकी जो है ये जून 2024 से लिया जा रहा है लिखावट का नमूना, तो ए यहाँ पर सत्य पूछा है, तो ए व बी सत्य है। अब एक OTR वाला वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन वाला है, ये ध्यान में रख लेना आप। ये 10 जनवरी 2022 से शुरू किया गया था, 10 जनवरी 2022 से। अभी जो नए स्टूडेंट है उनको ज्यादा नहीं देखना है, उनको सब्सक्राइब करना पहले, फिर देखना आगे, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले भारत के संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए, या हम कह सकते हैं 243, और इधर देखो, ये देखो के याद रख लेना, के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करता, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो रखनी है कि जो आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम 1994, इसमें जो है आपका निर्वाचन आयोग जो है, कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अंतर्गत धारा 119 में वर्णित है, धारा 119, ये अलग से याद आपको रखना है। फिर राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह है, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पर केवल बी सत्य है। क्या है? केवल बी सत्य। दूसरी बात देखो, यहाँ राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन पद से हटाने का क्या प्रावधान है? पद से हटाना, तो पद से हटाना जो है उसी तरह से हटाया जाएगा। किस प्रक्रिया से? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रक्रिया, यानी जिस आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस आधार पर पद से हटाया जाएगा। के सम्मान, ऐसे लिख देता हूं, के सम्मान, संसद के समावेदन से, संसद के समावेदन से, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। पद से हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। और वो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके समान इनकी प्रक्रिया रहती है। और धारा 119 जो पंचायती राज अधिनियम 1994 में, उसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग की बात है, वैसे 243 के में है। तो ये एक अलग से याद आपको रखना है, ठीक है। एक ऊपर अपने जो है राज्य सेवा जो विधिक प्राधिकरण है, इसकी जो स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 7 अप्रैल 1998 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है, सप्तम राजस्थान राज्य वित्त आयोग, यानी जो 7वां राजस्थान राज्य वित्त आयोग है, उसके संदर्भ में असत्य कथन बताओ। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो है ऐसा मतलब कंफ्यूज करेगा। सबसे पहले जो है आपका वित्त आयोग जो होता है, उसका गठन का किसके आधार पर होता है? तो गठन का जो है आधार है 2 अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 243I, ठीक है। अनुच्छेद 243I जो है, ये तो जो है पंचायतों के लिए, और आपका अनुच्छेद 243Y, 1 मिनट सही लिख देता हूँ, पेन सही नहीं चल रहा, 243Y, और ये है नगर निकायों के लिए, ठीक है। और बात करें अपन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की, तो इसकी धारा 118 में ये वर्णित है, धारा 118 में, ठीक है। इसके गठन की अधिसूचना 1 अगस्त 7वें की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 अगस्त 2025 को माननीय राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े द्वारा की गई, बिल्कुल सही बात है। किसकी? 7वें वित्त आयोग की। इसके अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, बिल्कुल। इसके सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या 3 है। तो इस जो 7वां वित्त आयोग है, इसमें जो है ना, सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या 1 ही है, मतलब सदस्य है ही नहीं, सिर्फ सदस्य सचिव 1 ही है। और सदस्य सचिव कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपके नरेश कुमार ठकराल, नरेश कुमार ठकराल, ठीक है, ये है। और सदस्य कोई नहीं है, तो सदस्य सहित जो है आपके सचिवों की संख्या, सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या 1 है, तो ये असत्य हो गया। अब देखो चौथा ऑप्शन देखो आप, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करते हैं, ये बात सही है। और आप सोचोगे कि तो 5 वर्ष होता है। देखो, राज्य वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग होता है ना, इसका कार्यकाल जो इसकी सिफारिश है ना, ये 5 वर्ष के लिए होती है। मतलब 5 वर्ष के लिए इनकी सिफारिश लागू होती है, सिफारिश लागू होती है। लेकिन जो सदस्य सचिव और अध्यक्ष है ना, वो 1.5 वर्ष तक ही कालावधि के लिए जो है पद धारण करेंगे, जो आपके 7वां वित्त आयोग है। हाँ, इसके जो सिफारिश है वो 5 वर्ष लागू होती है। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
फिर राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1974 के अनुसार आरोपित व्यक्ति अगर सचिव है तो जो है सक्षम पदाधिकारी कौन होगा? तो देखो मुख्यमंत्री कब होगा सक्षम जो है आपका पदाधिकारी? या तो क्या हो, सचिव हो, या हो कोई मंत्री, या हो कोई मंत्री। यानी दोषी व्यक्ति अगर कोई सचिव या मंत्री है तो आपका सक्षम पदाधिकारी होगा मुख्यमंत्री। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर कार्मिक विभाग का प्रभारी मंत्री कब होगा? कार्मिक विभाग का प्रभारी मंत्री होगा एक तो अगर कोई अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, ठीक है, या जो है क्या हो, किसी जो है विभाग का विभागाध्यक्ष हो, या फिर है राज्य जो है सेवा का सदस्य हो, राज्य सेवा का सदस्य। इन तीन कंडीशन में आपका जो है सक्षम पदाधिकारी कौन होगा? कार्मिक विभाग का प्रभारी मंत्री। और संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री कब होगा सक्षम पदाधिकारी? जब दोषी कौन हो? राजपत्रित अधिकारी हो, कोई भी अन्य राजपत्रित अधिकारी। जब आपका अराजपत्रित अधिकारी दोषी हो, राजपत्रित अधिकारी, तब आपका जो है सक्षम पदाधिकारी कौन होगा? तब होगा संबंधित विभाग का सचिव, संबंधित विभाग का सचिव होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके क्या होगा? कार्मिक विभाग का प्रभारी मंत्री सक्षम पदाधिकारी कब होगा? जब अखिल भारतीय सेवाओं और जो है आपका विभाग जो है सेवा सदस्य, विभागाध्यक्ष राज्य सेवा सदस्य हो, तब ये होगा। संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री कब होगा? जब कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी दोषी हो, और अराजपत्रित अधिकारी दोषी हो तो संबंधित विभाग का फिर सचिव हो जाएगा, मंत्री नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों का काल कर्मानुक्रमिक जो है यानी कि काल के अनुसार जो है कर्म लिखना है, सही अनुक्रम बताना है अपने को। आर.डी. थापर, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किसके काल में रहे, तो ये भैरों सिंह शेखावत के काल में, भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है। सांवलदास उज्जवल मोहनलाल सुखाड़िया के काल में, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सलालुद्दीन अहमद, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। फिर आपका मीठालाल मेहता, ये वापस भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना वो कि कालक्रम के अनुसार बताना, तो सबसे पहले तो बी आने वाला है, तो बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखो उत्तर निकालने का ये ऐसे तरीका बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपने को पता है सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया थे, तो ये दो होंगे, ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब अपने को जो है यहाँ दो भैरों सिंह शेखावत के काल में पहले कौन था किसको पता, मतलब होगा तो ए व डी में से ही, क्या होगा, ए व डी में से ही। लेकिन क्या पता जो है तीसरे को देखो, फिर सलालुद्दीन अहमद, तो ये अशोक गहलोत के, तो अशोक गहलोत भैरों सिंह शेखावत के बाद में बने थे, यानी कि लास्ट में तो सी आएगा और बीच में आ गया फिर ए व डी, यानी कि सांवलदास उज्जवल, फिर बने आपके आर.डी. थापड़, फिर बने जो है आपके मीठालाल व्यास, और फिर जो है सलालुद्दीन अहमद। सब जो है न्यूनतम कार्यकाल वाले थे आर.डी. थापड़, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। वर्तमान कौन है, वर्तमान मुख्य सचिव, तो वर्तमान जो मुख्य सचिव आपके, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, श्री वी श्रीनिवास, श्री वी श्रीनिवास, ये वर्तमान है। सुधांशु पंत की जगह ये आए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने जिला कलेक्टर के विकास संबंधी कार्यों को नियामकीय कार्यों से अलग रखने की सिफारिश की? यानी कि जो आपके विकास संबंधी कार्य हैं उनको नियामकीय कार्यों से अलग रखने की सिफारिश जो है किस समिति ने की? तो जीवी.के. राव समिति ने। किसने की? जीवी.के. राव समिति ने। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में प्रत्येक जिले के लिए जिला आयोजन समिति गठित करने का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जिला शब्द जो है ना, जिला शब्द संविधान में दो अनुच्छेद में मिलता है, एक तो अनुच्छेद 233 में और एक अनुच्छेद 243 में। इन दो में ही जिला शब्द का उल्लेख है संविधान में। ठीक है। फिर संविधान के अनुच्छेद 243 ZD, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रख सकते हो? प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आयोजन समिति होगी। बिल्कुल जिला आयोजन समिति होगी, और इसका जो है अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा जिला प्रमुख। कौन होगा? जिला प्रमुख होगा। और सदस्य कितने होंगे? 25 सदस्य होंगे, और 25 में से 5 मनोनीत होंगे, 5 मनोनीत होंगे। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिला जो है आयोजन समिति के जैसे होती है एक जिला स्थापन समिति,
जिला स्थापन समिति। और जिला स्थापन समिति जो है ये आपकी धारा 90 में है। किसमें? धारा 90 में। किसकी धारा 90 में? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में। ठीक है, फिर है पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत राजस्थान सरकार ने, ये आपकी किसमें है? आयोजन समिति तो है धारा 121 में, और जिला स्थापन समिति है धारा धारा सिर्फ 90 में। तहत राजस्थान सरकार ने जनवरी 1997 में अधिसूचना जारी कर जिला आयोजन समितियों का गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ए व बी सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 32। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको अपन SIR कहते हैं, पिछली साल चला ये 2025 में। सारे टीचर इसी में लगे हुए थे। BLO से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के अनुसार निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आवश्यकता के अनुसार या प्रत्येक चुनाव से पहले किया जा सकता है। अंतिम बार SIR 2002 से 4 में किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। 1951 से 2004 तक, 1951 से जो है 2004 तक 8 बार जो है SIR हो चुका है। SIR पिछली साल हुआ है अपने, तो अब जो है 9वीं बार कब हुआ? 9वीं बार आपका ये 2025 में हुआ है। 9वीं बार 2025। ठीक, तो यहाँ पर केवल 1 व 2 सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या, यानी कि अनुच्छेद 145 के अनुसार जो अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश हैं उनकी सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या होगी आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर 2, 5 होगी। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आज तक 11 महिला न्यायाधीश रही है। 11 महिला न्यायाधीश। ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूं। कोई भी जो है मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं रही है। मुख्य न्यायाधीश आज तक महिला नहीं रही है। ठीक है, दूसरी बात, वर्तमान में कौन है आपके? वर्तमान CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आपके नाम याद रख लेना, जस्टिस सूर्यकांत, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहला कि इस अधिनियम के अनुसार किसी ब्रिटिश भारतीय प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट द्वारा रॉयल साइन मैनुअल के अंतर्गत एक कमीशन के द्वारा किए जाने का प्रावधान था। बिल्कुल सही बात है। गवर्नर आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता था, बिल्कुल, जिसकी अवधि 6 माह तक होती थी। तो ये भी सही है, तो दोनों इसमें सही है। तो यहाँ बोला कि असत्य कथन कौन सा? तो असत्य कोई भी नहीं है, न तो ए असत्य न बी असत्य, दोनों के दोनों सत्य है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर देते हैं। अनुच्छेद 73(3) के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए, कौन से 73(3) के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में अब तक 3 बार संशोधन हुआ है। बिल्कुल सही। कब कब हुआ है ये ध्यान में रख लेना। 1974 में हुआ है, 1997 में हुआ है और 2024 में हुआ। ये 3 संशोधन हुए हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने निभाई। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, एक बार राज्यसभा वाला निभाता है, एक बार लोकसभा वाला। ठीक है, क्रम से चलते हैं। एक बार राज्यसभा वाला इसमें क्या होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में होता है राष्ट्रपति चुनाव में। फिर अगली बार होता है कौन, लोकसभा वाला। जैसे देखो 2022 में राज्यसभा महासचिव PC मोदी क्या थे, निर्वाचन अधिकारी थे। तो अब जो 2027 चुनाव होगा ना, उसमें लोकसभा महासचिव है ना, वो क्या होंगे, उनका बारी आ जाएगी, यानी एकांतर क्रम में चलते हैं, वो निर्वाचन अधिकारी होंगे। ठीक है, 2022 में कौन बनी थी मुख्यमंत्री? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले झारखंड की CM ही है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी ये। ठीक, सबसे कम उम्र की, ये सबसे गजब का, सबसे कम उम्र की जो है राष्ट्रपति है ये ध्यान रखना है। इनके जो है प्रतिद्वंदी कौन थे, इनके सामने कौन खड़े हुए थे? यशवंत सिन्हा को हराया था इन्होंने, इनको हराया था। ये जो है कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में वैसे होनी चाहिए। दूसरी बात, आजादी के बाद जन्मी प्रथम राष्ट्रपति यानी ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जो आज़ादी यानी कि
भारत के आज़ाद होने के बाद में इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा का पहली बार गठन 13 अप्रैल 1952 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। इस समय राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 1952 का हुआ। आज फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। यहाँ बस सत्य असत्य में 13 मई 1952 लिखा हुआ था और ये असत्य हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कलाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आज ही आया ये क्वेश्चन। तो 13 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। इस समय राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित थे? देखो राज्यसभा में क्या होते हैं, 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत, टोटल हो गए 245। लेकिन जो 13 अप्रैल 1952 है, इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 216 थे, जिसमें से 204 तो क्या थे? निर्वाचित, और 12 थे मनोनीत, 12 थे मनोनीत। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आज, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ा होता तो ये आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 37। अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध उपलब्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। तो ये जो है अनुच्छेद 21 के तहत एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में हुआ। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ के निर्णय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अर्थ को विस्तृत कर दिया और इसमें जो है विधायिका को भी शामिल कर दिया। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो है आपका, सॉरी ये गलत है आपका, इसको विधायिका को इसमें शामिल नहीं किया था, विधायिका को इसमें शामिल नहीं किया था। ये सही है यहाँ पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन विधायिका को शामिल नहीं किया, ये गलत है। मेनका गांधी बाद निर्णय के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 की व्याख्या अमेरिकी संविधान की सम्यक विधि प्रक्रिया के सिद्धांतों के निकट पहुंच गई। तो ये भी सही है। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, वैसे 1 व 3 इसका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपने को जो है वैसे भी याद नहीं रहते हैं, देखो रियलिटी है और आपको 100 में से 100 करने भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इधर जो है आपके सूची 1 में जो है आपके मतलब जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं और इधर अनुच्छेद कौन सा वो बताना है। तो लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 41 में। लोक स्वास्थ्य का सुधार, लोक स्वास्थ्य सुधार अनुच्छेद 47 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो आपका ये अनुच्छेद 48 क में है। और फिर बच गया कौन सा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित शब्दावली का सही क्रम लिखिए, ठीक है। जो है आपके मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मूल कर्तव्यों की। और इसमें जो है ये आपका आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, यानी AS राष्ट्र ध्वज पहले आएगा, ठीक है। ध्वज क्या आ जाएगा? पहले आएगा, और गान यानी एंथम जो है बाद में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये मान लो कि सबसे लास्ट में अपन राष्ट्रगान गाते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से 60 मिलेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। संविधान सभा में 30 अप्रैल 1947 को गठित 7 सदस्यीय नागरिकता पर तदर्थ समिति के सभापति S वरदाचारी थे। बिल्कुल सही है। 30 अप्रैल 1947 को जो 7 सदस्यीय नागरिकता पर तदर्थ समिति बनी थी उसकी सभापति S वरदाचारी थी। संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान लागू होने से पूर्व ही परिवर्तन में आ गए थे। तो आपके बिल्कुल सही बात है, संविधान लागू होने से पहले ही क्या आ गए थे? नागरिकता संबंधी प्रावधान आ गए थे। भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जो आपका 1 जनवरी 1955 नहीं 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ, 30 दिसंबर 1955 को। तो ये असत्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।